नमस्कार, मैं शीतल पी नमस्कार। सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग जी। आज बात करेंगे कि क्या इस देश में नागरिकों के पास ऐसे मामलों में हस्तक्षेप का कोई रास्ता बचा है या अब सब कुछ समाप्त है, जो मामले हमारे सार्वजनिक जीवन को बहुत नुकसान कर रहे हैं। उनमें जी। सबसे प्रमुख मामला है समाज में सामुदायिक बंटवारे का। संप्रदाय के जी। आधार पर जो बंटवारा समाज में बहुत बढ़ाया जा रहा है, एक अल्पसंख्यक तबके के खिलाफ घृणा का वातावरण इतना घनत्व पा चुका है, हमारे मीडिया के बहुत बड़े हिस्से को उसने अपने क्लब में ले रखा है और समाज के भी बहुत बड़े हिस्से को उसने बहुत ज्यादा प्रभावित कर रखा है और उससे लोगों में वैमनस्यता बढ़ रही है, तरह तरह की हिंसा जन्म ले रही है और तरह तरह की बहुत व्यापक हिंसा की संभावनाएं जन्म ले रही है। किसी भी समाज के लिए ये बहुत ही तकलीफदेह और दर्दनाक स्थिति होती है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया ने इसके बहुत कड़वे फल चखे हैं, जिसकी कीमत बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों की जान जाने से हुई और माल मत्ते के नुकसान से हुई, स्त्रियों के ऊपर अपमानजनक अत्याचारों से हुई, बच्चों के अनाथ होने से हुई, बहुत नुकसान हुआ था मानवता का। हम दुर्भाग्य से एक ऐसे ही क्लम्स में फंसे हुए नजर आते हैं। इस बीच लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं जिनसे कुछ आशा भी बनती है। आज इस सारे मसले पर, जिसमें जो कानूनी पक्ष है कि उनको समझना बहुत जरूरी है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले और बहुत ख्याति नाम एडवोकेट RM बगाई साहब हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सब जगह हम लोगों को उपस्थित मिलते हैं और कानून का बहुत लंबा उनको अनुभव है और समाज का भी अनुभव है, उम्र दराज है, तो सब चीजें जानते हैं। तो इसलिए इनसे बढ़िया कौन हो सकता था जिससे हम इसकी बात करें। जो प्रसंग तुरंत का है वो बबीता फोगट वाला है, लेकिन बबीता फोगट वाले प्रसंग पे आने से पहले मैं एक सेकंड की अपील कर रहा हूं आपसे कि कार्यक्रम के अंत में एक डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाइएगा। हम उसमें आपसे हमेशा अपील करते हैं कि आप जो हमसे जुड़े हुए हैं और सत्य हिंदी को प्रमोट करते रहते हैं, उसको सिखाते पढ़ाते रहते हैं, जो हम गलतियां करते हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, वो करते रहिएगा। और जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो और हमारे साथ जुड़ने का आपको उसमें से रास्ता नजर आएगा। तो हम मुद्दे पर आते हैं कि जो बबीता फोगट का मामला है, ये मामला इस पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है महाराष्ट्र में। एक प्राइवेट कंप्लेंट पर पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके पहले भी वहां प्राइवेट कंप्लेंट्स पर कुछ मुकदमे हुए और कुछ पुलिस ने अपनी ओर से दर्ज किए हैं ऐसे मामलों में जिनमें सामुदायिक घृणा का किसी न किसी रूप में जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो बबीता फोगट का भी मामला यही है कि उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए और फिर उसमें जब बहस चली तो ऐसे कमेंट्स किए, फिर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने एक समुदाय को, इस देश में जो कोरोना की महामारी आई तो है पूरी दुनिया में, लेकिन इस देश में भी उसका हिस्सा आया है, तो उसमें उन्होंने उनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जैसा बहुत सारे समाचार समूह कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उसमें शामिल होना शुरू कर चुके हैं। बबीता फोगट उनमें से एक है, क्योंकि वो हमारे देश की एक नामी खिलाड़ी रही हैं। कॉमनवेल्थ गेमों में 2 बार वो, एक बार स्वर्ण और एक बार रजत पदक जीत चुकी हैं। ओलंपिक में वो नहीं जीत पाई थी। उसके बाद उन्होंने 19 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, वो विधायिका का चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई और अब उनका ये रूप हम लोगों के सामने आया है। तो बगई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अभी हम लोगों को थोड़ा सा नजर आने लगा है कि इन मामलों में शिकायतें हो सकती हैं, पुलिस में कोई कंप्लेंट कर सकता है अगर सार्वजनिक तौर पर जो हमारे फेसबुक, ट्विटर या ये माध्यम है सोशल मीडिया के, इन पर कोई ऐसी चीजें डालता है, लिखता है, बहस करता है जिससे सामुदायिक घृणा फैलती है, किसी समुदाय के धार्मिक प्रतीकों का या उनके अपने मानवीय प्रतीकों का अपमान होता है, तो उसमें वो शिकायत डाल सकता है और वो शिकायत दर्ज होती है और वो एक क्रिमिनल केस बनता है, उसकी पुलिस जांच करती है, लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है और चार्जशीट कर सकती है। ऐसा इस मामले से हमें लगता है। थोड़ी इसकी कानूनी स्थिति हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, किसी भी देश की कानून व्यवस्था में
सबसे पहले होता है उसका विधान, जी कॉन्स्टिट्यूशन। जी हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जो जब हम आजाद हुए तो जी जो कॉन्स्टिट्यूंट हमारी असेंबली बनी, जी उसने एक एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें जो पहले हमारे कानून मंत्री थे अम्बेडकर साहब, वो उसके हेड थे। जी और उसकी जो डेलीगेशन है वो जी लगभग 5 साल चलती रही। जी और 26 जनवरी 1950 में हमने जी विधान अपनाया, जी जिसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ विधान माना जाता है। और जी कई छोटे मोटे देशों ने उस विधान को फॉलो किया है। जी अब उस विधान में सबसे पहली चीज है जिसको जी कहते हैं प्रेम्बल। जी प्रेम्बल मीन एक इंट्रोडक्शन है। जी जैसे आपकी इंट्रोडक्शन की जाए, भाई बड़े नामा नामा जर्नलिस्ट हैं नामा, तो उसी तरीके से विधान में भी ये हमारे प्रेम्बल ये कहता है कि ये जी इससे सेकुलर सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जी तो उस सेकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए जी हमारे जितने कानून वो सब बने हैं। जी ऐसे ही जो ये क्रिमिनल मैटर्स में कानून है, इंडियन पीनल कोड। जी इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 272, 73, 74 जी में इस चीज की सख्त मनाही है कि कोई भी इंसान अपने शब्दों से, लिखत में, इशारे से, लिखत शब्दों में कभी भी ये किसी के धार्मिक विचारों को उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक अगर चोट पहुंचाएगा तो फिर सेक्शन 295A है, उसमें उसकी 4 साल की सजा हो सकती है। ठीक अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए किसी ने इसका उल्लंघन किया है, जी तो जानबूझ के किसी के दूसरे मजहब के, किसी दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को या पूरे समुदाय को उनकी जो विचारधारा, धार्मिक विचारधारा है, जी उसको ठेस पहुंचाने के लिए कोई आदमी लिखता है या बोलता है, जी तो उस पे कार्रवाई हो सकती है। जी अब उस कार्रवाई का आपने पूछा, मैं जो उसका भी उत्तर देना बनता है। जी उसमें ऐसा है, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जी सेक्शन 154 है, 154। जी उसके अंतर्गत जो भी शिकायत करता है, जिसको शिकायत करनी है, वो जी पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है। और पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको जो है वो कंप्लेंट को रजिस्टर करे। उसको बोलते हैं FIR, जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी वहां से पूरी एक्टिविटी जो है हमारे ये इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की शुरू होती है। जी उसके बाद उन्हें जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में बयान लेते हैं, फोटो लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में वो जो है रिकवरी कर सकते हैं, मौका जा सकते हैं। काफी उन्हें पावर दी हुई है आयोग को। और उसके बाद जो है पुलिस सेक्शन 178 में कंप्लेंट फाइल करती है कोर्ट के आगे कि जी अगर उसके खिलाफ चार्जशीट वाला केस बनता है, जी नहीं तो कहती कि हम ये FIR विड्रॉ कर रहे हैं, हमें इसमें जो है ना सबूत नहीं मिले। जी अब कई बार ऐसा होता है, और हमारे देश में काफी ये बात है, ये बड़ी बदकिस्मती बात है कि पुलिस कई बार किसी दबाव से या किसी और लालच से जी या कानून की पूरी समझ ना होते हुए जी FIR रजिस्टर नहीं करती। एक अल्टरनेटिव और है कि वो आदमी जो है, जो भी शिकायत करता है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। सेक्शन 197 में वो जी कंप्लेंट दायर कर सकता जी है, गवाह पेश कर सकता है। वो जी मजिस्ट्रेट साहब उसकी ट्रायल करेंगे। ठीक अगर मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते हैं तो उसकी फिर वो रिवीजन कर सकता है सेशन में, और उसकी फिर फर्दर जो है अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, सेक्शन 482 में। ठीक अब जो आप ये बता रहे हैं तो इन्होंने किया है, ये जो नामी गिरामी खिलाड़ी हैं जी वो भी भुगत दिए। अब इसके हिसाब से जो मेरे, जैसे आपने कहा है, मेरे भी सुनने में आया कि शायद किसी कोर्ट ने जो है मुकदमा रजिस्टर किया है। नहीं, पुलिस तो थाने इस है पुलिस थाने में पुलिस थाने ने, जी तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ऐसी चीज फिर दोबारा होती है जी किसी और सूबे में, किसी और शहर में, जी तो जो भी लोग, जो भी इंसान है जिसको उससे परेशानी है, वो कंसर्न जो है पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करा सकता है। और पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो FIR वो रजिस्टर करेगी और जी उसके बाद केस को इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी और अगर पुलिस ड्यूटी नहीं निभाती है तो उसके भी रास्ते हैं CRPC में। ठीक 156(3) है, उसके बाद उसकी रिवीजन है, हाई कोर्ट है 482 में।
वो इसका मेरा मकसद कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो है हमारे कानून जो कि तबका बना हुआ है उसमें टोटल इन चीज पे मनाही है, और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसपे सजा है। जी। अच्छा, एक चीज और ये आपने बहुत अच्छा क्लियर किया हमारे दर्शकों के लिए। वकील साहब ने बताया 3 स्थितियां हैं। पहली कि अगर आप पाते हैं, हमारे संविधान में आपको अधिकार दिए हुए हैं, अगर आप पाते हैं कि किसी धार्मिक भावना का जानबूझकर और शरारतन या वैचारिक कारणों से कोई अपमान कर रहा है या इंस्टिगेट कर रहा है, लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, तो आप इस शिकायत को पहले पुलिस थाने में लेके जा सकते हैं। पुलिस नहीं सुनती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते हैं कि पुलिस को वो आदेश करें। और तीसरा है कि आप सीधे सीधे इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं बिना पुलिस में गए हुए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। ये 3 रास्ते वकील साहब ने बताए हैं। मैं ठीक कह रहा हूं साहब? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब हम वकील साहब से हम समझना चाहेंगे कि हमारे देश में एक दूसरी समस्या एक तो ये हो रही है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की भड़काऊ बातें लगातार कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, और उनकी चूंकि शिकायत नहीं होती तो वो ढीठ बन जाते हैं और फिर जिसके मन में जो आता है वीडियो बना के डाल देता है, किसी को मारता पीटता है उसका वीडियो बना के डाल देता है, उसमें सांप्रदायिक बातें होती हैं। तो ये बात बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए नागरिक हस्तक्षेप के पास रास्ते हैं, ये वकील साहब बता रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि एक सरकार महाराष्ट्र में विपक्ष की है, जो केंद्र में सत्ता है उस पार्टी की नहीं है, उससे खिलाफ है, तो वहां मुकदमे ऐसे दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसी सरकारों में चूंकि विपक्ष की बहुत सारी सरकारें हैं और ये जो माध्यम है जो सोशल मीडिया वगैरह पर ये सब लोग करते हैं, ये चूंकि राष्ट्रीय माध्यम है, जरा सा इनका ज्यूरिसडिक्शन भी समझा दीजिए वकील साहब हमारे दर्शकों को कि अगर फेसबुक, ट्विटर या इस तरह के जो भी इंटरनेट के माध्यम हैं, व्हाट्सएप, चूंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय माध्यम है और पूरे राष्ट्रीय माध्यम है, इन पर कोई चीज डाली जाती है तो इनसे प्रभावित होने वाला व्यक्ति तो देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो सकता है, और जहां भी वो रहता है वहां वो शिकायत कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है जी। तो देखिए कोई भी इंसान कहीं भी और एक धर्म में आस्था रखता है जी। और अगर वहां पर मान लीजिए एक आदमी दिल्ली में है कुछ बोल रहा है और वो आदमी मान लीजिए कलकत्ते में रहता है जी। और उसकी जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचता है तो वही कलकत्ते में भी वो केस करता है। जी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और समझा दीजिए कि अगर इस मामले में एक शिकायत करने वाला शरारती है, आपने धार्मिक आस्था को नहीं ठेस पहुंचाई, लेकिन आपने कोई रैशनल बात की, वो उसको ट्विस्ट करके फैक्ट्स को और आपके खिलाफ कंप्लेंट कराता है, ऐसे भी मामले हो सकते हैं। शरारती लोगों की कमी नहीं है इस देश में। वैसी स्थिति में जिसके खिलाफ वो ये शरारत करेगा उस व्यक्ति के पास क्या रेमेडीज हैं, और ये इस तरह की शरारत को दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? इन 2 बातों का भी उत्तर हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, मैं समझ गया हूं जो आपका प्रश्न ये है कि जहां पर कोई ऐसा केस बनता नहीं है जी, क्रिमिनल केस जबरदस्ती बनाया जाता है, उसके खिलाफ कोई केस जबरदस्ती बनाया जाता है जी, किसी का प्रभाव है किसी सो कॉल्ड बड़े आदमियों का जी, तो उसको वो आदमी जो उससे विक्टिम है वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, उसके तो आगे मान लीजिए FIR रजिस्टर्ड हो गई है एक अमुक जगह पे, उसका जो कंसर्न जो उसका वहां का हाई कोर्ट है तो वहां पे सेक्शन 482 में उसको क्वेश्चनली जा सकता है। अच्छा, कि भाई ये तो केस बनता है जो इसने एलिगेशन लगाई है उस हिसाब से जो है मैं सेक्शन 295 या जिस प्रोविजन में FIR रजिस्टर्ड की गई है वो बनती नहीं है। जी, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 1990 की, AIR 1990 SC पेज 550 जी, चौधरी भजन लाल स्टेट ऑफ हरियाणा जी, बड़ी फेमस जजमेंट 482 पे जी, उसमें पैरा 107 में उन्होंने कुछ कैटेगराइज सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन केसों में आदमी 482 में सीधा हाई कोर्ट जा सकता है अगर वो केस जो अगर एक आदमी जो एलेज कर रहा है उस पर ही कोई उसके हिसाब से केस नहीं बनता। जी,
जैसे आपने बताया कि एक चीज कोई काल्पनिक सी है, या एक चीज एक आदमी का कोई विचार है जिसको ठेस नहीं पहुंची है, जी या कोई जैसे आपने कहा रेशनल चीज है जी जिसके पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दो हैं, जी। तो उसपे वो केस जो है हाई कोर्ट की पावर है कि अंडर सेक्शन 482 उसको क्वेश कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। और दूसरे ये पुलिस अधिकारी जो इस तरह के किसी मामले को अगर दर्ज करता है तो उसे क्यों नहीं दर्ज करना चाहिए, या कोई मजिस्ट्रेट के पास अगर शिकायत जाती है तो उसे क्यों नहीं ऐसी बात सुननी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। इसमें देखिए, जो अगर पुलिस अधिकारी अपने जो उसके फर्ज हैं कानून में जी उसको निभाता नहीं है, जी तो उसके खिलाफ ये जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है कि ये आदमी जो है अनफिट फॉर सर्विस है, जी देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी जी एंड ही शुड बी रिमूव्ड। जी तो उसमें जो उसके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग होंगी जी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी दूसरी चीज ये है कि जो आदमी उसकी पुलिस अफसर के कपड़े रजिस्टर करने से या ना करने से जी अगर कोई आदमी सफर किया है जी मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, वो जी। आदमी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है रिकवरी ऑफ डैमेजेस का। अच्छा, रिकवरी ऑफ डैमेजेस का राइट उसको बनता है। जी जी, बनता है। अच्छा, ये एक बड़ी बात आपने बताई। तो इससे इस कानून का हाँ, दुरुपयोग की संभावना है, वो करने में अगर कोई पुलिस या अधिकारी या कोई मिल के ऐसी गलती करेगा तो उसको नुकसान होगा कैरियर में भी, और अगर रिकवरी का मुकदमा होगा तो उसे फिर भुगतान करना पड़ेगा, कोर्ट जो भी तय करेगी। ये एक चीज है, इसलिए इस बात को बहुत और ध्यान से समझिए, जो भी इस मामले को रुचि रख रहे हो। वकील साहब ने इसको बहुत क्लियर बता दिया। अब वकील साहब हम बात करते हैं एक दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर मसले पर। वो ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि टेलीविजन चैनल जो इस समय मीडिया के लीडर है, टेलीविजन चैनलों जी का बहुमत ऐसा हो गया है कि अगर आप उन्हें मॉनिटर करें तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर झूठी खबरें चला रहे हैं। नंबर एक, फेक न्यूज, जिससे किसी का व्यक्तिगत, समाज का सामूहिक और बहुत नुकसान और देश का नुकसान हो रहा है। एक दूसरे, वो सांप्रदायिक आधार पर खबरें चला रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर लेंगे, फिर उसमें वो चीजें गढ़ने लगते हैं, कई बार झूठ लगातार बनाते हैं, फिर एक दूसरे चैनलों में होड़ रहती है, एक आदमी एक शीर्षक लगाएगा झूठा, दूसरा उससे बड़ा शीर्षक लगा देगा, और एक पूरा एक झुंड की तरह से किसी एक आदमी को या किसी एक संगठन को या किसी एक धर्म को या किसी एक समाज को एकदम उसका शिकार कर देते हैं, जैसे जंगलों में जी भेड़िए या ये जंगली कुत्ते शिकार किया करते हैं। एक अजीब सी स्थिति हो गई है, और उससे जो हो रहा है समाज में, आप देख रहे हैं लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं हमारे देश में। अल्पसंख्यक तबके के गरीब लोगों का, बेचारा ठेला लगाने वाला, कोई साइकिल से जाने वाला, कोई साधारण बेरोजगार, कोई मजदूर, ये सब इसके शिकार होते हैं। और इस तरह की खबरें आई हैं, और एक आध आदमी अरेस्ट भी हुए हैं कि एक बड़े समुदाय का आदमी के लोग कुछ कहेंगे कि फला समुदाय का कोई आदमी हमारे मोहल्ले में छोटा मोटा जो खुदरा व्यापार, सब्जी नहीं बेच सकता, दूध नहीं ला सकता, पानी नहीं ला सकता, या कोई सर्विस नहीं दे सकता। इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी हमारे जो संविधान की भावना है और सामान्य मानवीय भावनाएं जो है उनका सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसको करने में हमारे देश में दुर्भाग्य से इन टेलीविजन चैनलों का बहुत बड़ा रोल समाज के अब बहुत बड़े हिस्से में स्वीकृत हो रहा है। अभी कोझीकोड की एक कोर्ट ने कुछ दिन पहले, अभी पिछले ही महीने, एक सुदर्शन चैनल नाम का, सुदर्शन टीवी नाम का जो चैनल है, उस पर ऐसी झूठी खबर चलाने के लिए 50 लाख रुपए हर्जाने का मुकदमा किया है, का जो जुर्माने का फैसला किया है। तो एक ये 2016 का मामला है जिसमें किसी एक मुस्लिम व्यापारी को इस चैनल ने, जिसके बारे में ये कुख्यात है कि ये छांट कर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खबरें चलाता है और बहुत सारी उसमें झूठी होती हैं। ये इसके पहले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता भड़काने के एक मामले में इस चैनल का जो प्रमुख है वो गिरफ्तार भी हुआ था, फिर जमानत पर छूटा है, और इस पर बहुत सारे ऐसे आरोप हैं। तो इस तरह की खबरें चलाना, ऐसे शीर्षक देके, एजेंडा लेके किसी को, किसी कम्युनिटी को टारगेट कराना और उसको खतरे में डालना, और उसको एक बड़े, चूंकि अगर बहुमत समाज को इस मामले में उकसा दिया जाए तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक कोई समाज होगा तो उसके लिए तो जीवन के खतरे और कारोबार के खतरे और उसके लिए बहुत खतरे बढ़ जाते हैं।
जो बढ़ गए हमारे समाज में हम पाते हैं। इन लोगों पर इस तरह के काम करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी एक ताजा मामला आपको बताएं, अभी 4-5 दिन पहले, ये 3 दिन पहले जब ये हमारा ये खत्म हो रहा था लॉकडाउन का पहला अनाउंसमेंट का पीरियड, 14 तारीख को प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट था। उस दिन सब वहां बांद्रा नाम की जगह जो बंबई में है, वहां पर बहुत सारी भीड़ मजदूरों की इकट्ठा हो गई जो घर लौटना चाहते थे, और जिन्होंने 500-500 रुपए के टिकट लिए थे, और बहुत सारे उन लोगों ने ब्लैक में 1200-1200 के टिकट लिए थे। वो बेचारे परेशान लोग, खाने पीने से मोहताज लोग, उनको खबर हुई, एक स्थानीय चैनल ने, स्थानीय भाषा के चैनल ने बताया रेलवे के अधिकारियों के आधार पर कि ऐसा फैसला हुआ है कि ट्रेनें लेके जाएंगी, मजदूरों को चलेंगी, जिनके टिकट वो ले चुके थे और तमाम लोगों को इस बारे में पता था। भीड़ हो गई, लेकिन उस खबर को ज्यादातर चैनलों ने, राष्ट्रीय चैनलों ने दिल्ली में एक वहां उस स्टेशन के पास एक मस्जिद थी उससे जोड़ दिया, और सारी भीड़ को उन्होंने उस खबर को धार्मिक आधार पे इकट्ठा होना बता दिया, और ये झूठी खबर चली। जब इस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ झूठी खबर चलाने, अफवाह फैलाने और भीड़ करने का महाराष्ट्र सरकार में, तो वही चैनल जो ये इस तरह की खबरें चला रहे थे, उन्होंने रंग बदल लिया और कहने लगे नहीं, वहां मस्जिद का कोई मामला नहीं। ऐसे वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया में उपलब्ध है, जहां ये वही चैनल एक दिन पहले सांप्रदायिक बात कर रहा है, दूसरे दिन अपनी बात को सीधे सीधे बदल रहा है। तो ये तो समझ में आता है कि अगर कानून अपना काम करे, यानी एक मुकदमा दर्ज करते ही उनकी भाषा बदल गई, तो अगर इसको नागरिक जिम्मेदारी के तौर पर पूरे देश में लें कि इस तरह की खबरों की वो मॉनिटरिंग करें, और जब वो पाए कि कोई चैनल ऐसा कर रहा है उसका रिकॉर्ड बनाए, और उसको लेकर अगर कानून के सामने जाना चाहे तो क्या रास्ते उनके पास हैं, ये बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। देखिए, उसमें भी वही रास्ते हैं जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जी, ये वही 3 चीजें हैं कि पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कराइए, जी, पुलिस FIR रजिस्टर करेगी और जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जी, और अगर जो है पुलिस नहीं करती है तो फिर उसकी रेमेडी है कंसर्न मजिस्ट्रेट पे जाए, जी, और मजिस्ट्रेट भी नहीं करता तो फिर आप हाई कोर्ट में, सेशन में या हाई कोर्ट में जाएं जी, आरक्षण दिलवाने के लिए। जी। ये तो ये चीजें हो रही हैं, ये बड़ी। जी, कुछ आप कह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा जी, चीजें आप बता रहे हो, जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, जी, और बड़े अफसोस की बात है कि 70 साल की आजादी के बाद जी, आज हम उस ऐसे एक मोड़ पे पहुंच गए हैं कि जी, जैसे अभी शुरुआत ही हुई है। जी, वो जो पहले 70 साल पता नहीं कैसे बीत गए, चुपचाप शांति से सब आपस में ठीक ठाक थे। जी, अब ये क्या हो गया तो समझ नहीं आता, जी, पर मैं समझता हूँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको अकल आए, जी, हम लोग कानून के हिसाब से चलें, जी, जो हमारा विधान है जी, उसके हिसाब से चलें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी। तो मित्रों, आपको वकील साहब ने इन दोनों मसलों पर क्लियर किया कि एक, जो सामान्य लोग या कुछ बड़े नाम वाले लोग अगर सोशल मीडिया या किसी पर इस तरह की दुर्भावनापूर्ण बातें करते हैं जिससे सामुदायिक वैमनस्य फैलता है, फैलाया जाता है, संगठित तौर पर करते हैं या व्यक्तिगत तौर पर करते हैं, आप इसमें क्या क्या कानूनी रेमेडी आपके पास हैं जिनको एक नागरिक के नाते आपको लेना चाहिए। दूसरा, जो आप समाचारों के माध्यमों के जरिए इसी तरह का काम एक अलग तरीके से, संगठित तरीके से और चालाकी भरे रूप में करते हुए देख रहे हैं, उनको भी आप कानून के सामने ले जा सकते हैं। और ये तो आपने दोनों मामलों में देखा कि जब मामले कानून के सामने जाते हैं, अगर पुलिस में शिकायत दर्ज हो जाती है या कोर्ट उसका संज्ञान लेके नोटिस कर देता है, तो एकाएक आप देखते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता है, इनकी ही भाषा बदल जाती है, ये सावधान होना शुरू होते हैं। तो आप नागरिक अगर सिर्फ हताश होकर बैठ जाएंगे या सोशल मीडिया पर एक कमेंट करके छोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो ठीक नहीं है। आप हस्तक्षेप करना शुरू करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भागा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसी सलाह देते हैं जो बिल्कुल ही अतार्किक है और मूर्खतापूर्ण है। जो लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए टेलीविजन देखना छोड़ दो, नहीं हो सकता। टेलीविजन देखना इस समय कोई नहीं छोड़ेगा, टेलीविजन देखने वालों की कतार बढ़ गई है। ये कहने के बावजूद उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा
कुछ 2-4 100 या 2-4 हजार या 10-20 हजार में फर्क पड़े तो लाखों लोग उससे नए ज्यादा जुड़ जाते हैं। आप जैसे एक जमाने में लोग मजदूरों के आंदोलन में ये सोचते थे कि कंप्यूटर का बायकॉट करते हैं तो कंप्यूटर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर आ गया, उनकी नौकरियां चली गई। तो तकनीक को आप नहीं रोक सकते, एक तो ये जान लीजिए। आपको तकनीक की तकनीक समझना पड़ेगी लड़ने की। तो इस समय ये जो परिस्थिति है उससे जो मुकाबला करने की और उसमें ठीक चीजों को लाने की और गलत चीजों को रोकने की जो भी चीज हमारे पास उपलब्ध है वो ये है जो वकील साहब ने बताई। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से देखकर जो वकील साहब ने सलाह दी है उनको अपने अपने हलके में और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप उपयोग करना शुरू करेंगे तो शायद सचमुच में कुछ फर्क आना शुरू हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब को फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पर परेशान करेंगे और आपके सामने लाएंगे जिससे वो आपको समझाएं कि आपके पास क्या क्या और रास्ते होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वकील साहब। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।